गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ अब तक हम इसमें दो टॉपिक्स देख चुके हैं हमारी 11th अकाउंटेंसी में। पहला जनरल एंट्री करना और दूसरा लेजर्स बनाना। नाउ आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 11th अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है केस बुक। नाउ आज से मैं आपको प्रिंटेड नोट से पढ़ाने वाला हूं, जो कि मैंने खुद ने डेवलप किए हैं फ्रॉम योर बुक्स और जो अदर मटेरियल है उनसे। नाउ बात करते हैं केस बुक के बारे में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। चैप्टर ओवरव्यू मतलब इस चैप्टर के अंदर हम जो भी लेक्चर्स हमारे लगने वाले हैं 1, 2 या 3, उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे। सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड वेरियस टाइप ऑफ केस बुक। क्या मीनिंग होता है केस बुक का और इसके वेरियस टाइप्स क्या क्या हैं। सिंगल केस बुक क्या होता है, डबल कॉलम केस बुक क्या होता है और ट्रिपल कॉलम केस बुक क्या होता है और ये किस तरीके से बनाई जाती है, ये हम देखेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पेटी केस बुक क्या होती है और उसे भी किस तरीके से बनाया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं वन बाय वन इन चीज़ों को समझने की। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ केस बुक एंड वेरियस टाइप्स ऑफ केस बुक। सबसे पहले केस बुक इज ए बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू केस रिसिप्ट एंड केस पेमेंट आर रिकॉर्डेड। नाउ इस लाइन से आपको कुछ समझ में आ चुका होगा, बट फिर भी इसको थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के अंदर अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब कि आपका रोल क्या है, अकाउंटिंग का करना, ठीक है। तो उस रोल को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। अब एक बात समझिए कि वहाँ पे एक दिन में हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं केस के अंदर, छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन और बड़े से बड़ा ट्रांजेक्शन। अगर हम बात करें कि मान लीजिए आप एयरटेल का कोई शॉप खोला हुआ है जहाँ पे आप रिचार्ज करते हैं, तो डेली के अगर आपके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं और 100 का ही आप रिचार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हर एक की जनरल एंट्री करना। और ऐसे में फिर वापस से उस जनरल एंट्री को लेजर में पोस्टिंग करना और फिर आगे की प्रोसीजर करना। तो ऐसे में हम एक प्रोसीजर को कट कर देते हैं और वो है जनरल एंट्री की प्रोसीजर को। मतलब ये कि सर हम क्या करते हैं, हम सीधा थोड़ा इधर चलते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम केस बुक बनाते हैं तब हम क्या करते हैं कि एक तरीके का लेजर बना देते हैं। और ये लेजर क्या होता है, केस का लेजर हम बना देते हैं और हम केस की जनरल एंट्रीज को बंद कर देते हैं। यानी हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं। ये हमारी जनरल एंट्रीज की बुक थी मान लीजिए। तो अगर हम केस बुक बनाते हैं तो हम एक को और सेपरेट बुक बनाते हैं, जो कि हमारी ये सेपरेट बुक हो गई और इसके ऊपर हम लिख देते हैं केस बुक। नाउ जितनी भी ट्रांजेक्शन जो कि केस से रिलेटेड है, चाहे फिर वो रिसिप्ट हो चाहे फिर वो पेमेंट हो, हम सारे ट्रांजेक्शन कहाँ करेंगे, हम इस बुक के अंदर करने लग जाते हैं। यानी कि हम ये नहीं देखते हैं कि वो केस का रिसिप्ट है या पेमेंट है, वो कौन सा ट्रांजेक्शन है हम नहीं देखेंगे। अगर वो रिसिप्ट या पेमेंट है तो हम केस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन इस बुक में रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज नहीं करते हैं और सीधा जिस तरीके से हम लेजर बनाते हैं बाकी उसी तरीके से केस का लेजर बना करके उसमें डायरेक्ट पोस्टिंग करने लग जाते हैं। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारी टाइम बचता है, क्योंकि हम सीधा लेजर में कर रहे हैं तो हमारा जो एफर्ट्स है वो कम होते हैं। तो हम बाकी कामों में अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग के अंदर हो सकता है आपको, है ना। दूसरा जो हमें और तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है वो है हमारी कॉस्ट भी कम होती है। क्योंकि अब आप देखिए, आप एक इतनी बड़ी बुक में आप एंट्रीज करे जा रहे थे डेली के, अगर आपके 10 पेज 15 पेज 20 पेज बचते हैं तो वैसे में आपकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें अब कि सर केस बुक का हमने समझ लिया कि किस तरीके से ये किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या होती है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें वापस सेकंड लाइन, व्हेन ए केस बुक इज मेंटेन ट्रांजेक्शन ऑफ केस आर नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल एंड नो सेपरेट अकाउंट फॉर केस एंड बैंक इज रिक्वायर्ड इन लेजर। क्योंकि हम केस बुक बना रहे हैं तो वो ही एक लेजर अकाउंट हो गया। हालांकि जो केस बुक में जो लेजर्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने सेल्स की, केस के अंदर सेल की, तो हम क्या करेंगे, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ऑफकोर्स जो सेल्स का लेजर है वो हम अवश्य क्रिएट करेंगे, उसको, है ना, कंपल्सरी हम क्रिएट करेंगे। लेकिन जो केस का लेजर है हम वो क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि केस बुक में ऑलरेडी हम वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री कर रहे हैं। और उसके बाद जो लेजर के बाद जो हमारी सेकंड प्रोसेस आती है, थर्ड प्रोसेस आती है, वो है ट्रायल बैलेंस की। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है वहाँ पे हम डायरेक्ट केस का बैलेंस ले जाएंगे। नाउ टाइप्स ऑफ केस बुक के अगर हम बात करें तो 3 टाइप की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। ये किस तरीके से कॉलम वाइज हमें इन्हें डिवाइड करना है, वन बाय वन हम इन्हें समझेंगे। इसके अलावा एक और होता है, वो है पेटी केस बुक, और इसको भी हम जब इसका टॉपिक आएगा तब हम इसको आपको समझेंगे। नाउ सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं सिंगल कॉलम केस बुक को। ये होता क्या है, तो समझिए कि सिंगल कॉलम केस बुक में केवल एक कॉलम होता है, जैसे आप देखिए अमाउंट का, और वो एक कॉलम केवल केस का
अमाउंट शो करता है, ठीक है। डेबिट में भी एक कॉलम होता है एंड क्रेडिट में भी एक कॉलम होता है जो कि क्या बताता है कि केस के ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। नाउ केस बुक, अब केस बुक को जिस तरीके से बनाया जाता है वो सिमिलर है जैसे हम कोई और लेजर बनाते हैं। इसका बैलेंस हमें स्टार्ट करना होता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस BD से। उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं रिसीप्ट के, वो हमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं चाहे वो रिसिप्ट के हो या पेमेंट के हो, हम उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट के हिसाब से रिकॉर्ड करते जाते हैं। और जो पेमेंट है वो किस साइड आएगी, पेमेंट हमारी क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि इससे केस का बैलेंस को जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। और केस हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी उसका जो बैलेंस कम होगा तो वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। मैंने ये बात आपको लेजर के अंदर भी बताई थी कि अगर कोई अकाउंट उसका अगर डेबिट बैलेंस रहता है तो अगर उस अकाउंट में कमी हो रही है बाई एनी रीज़न तो वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर उस अकाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ इसके अलावा केस रिसिप्ट जो है डेबिट साइड आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ बात करें तो जो ईच साइड हम जो कॉलम बनाएंगे केवल एक अमाउंट का कॉलम होगा, इसीलिए हम इसे सिंगल कॉलम केस बुक बोलते हैं। और जो डिफरेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट का उसे हम एज ए बैलेंस CD लिखेंगे, और उसे हम अगले जो पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड है या अगला जो भी हमारा रिकॉर्डिंग पीरियड है उसके अंदर हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ना ये तो बात होगी हम किस तरीके से इसे बनाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इज़ बेटर देन, ठीक है, थ्योरी। तो समझते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझिए, और जो भी आपके पास बुक है जिसमें जो भी क्वेश्चन आप उनको करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। नाउ बात करते हैं अब हम एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को कैश इन हैंड, यानी कि ये एक तरीके से हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया है। देखिए यहाँ पे कई सारे वर्ड आ सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ आ सकता है या बैलेंस BD भी दिया हुआ आ सकता है, तो आपको अलग अलग इसमें सोचना नहीं है, ये तीनों एक ही वर्ड है। उसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड एज कैपिटल 1 लाख रुपीज़, उसके कैश परचेज 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो हमारी जनरल एंट्री है वो है परचेज मेड ऑन क्रेडिट। तो इसकी आपको ये याद रखना है, ऐसे ट्रांजेक्शन आपको हो सकता है दिए हुए हो, लेकिन चूंकि आपको केवल केस बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है तो आप ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि ये क्रेडिट पे परचेज किया गया है ना। तो अब उसके अलावा फर्नीचर परचेज यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, हम यही मानेंगे कि हमने ये जो फर्नीचर है वो केस में परचेज किया है 10,000, तो ये हमें रिकॉर्ड करना है। केस सेल वो हुआ है, और रेंट पेड किया है हमने 5,000 का। नाउ आज हम इनको समझते हैं और इसकी एंट्रीज हम करना शुरू करते हैं। तो इस तरह पर चले जाते हैं हम, और इस तरफ बनाते हैं हम अपना केस अकाउंट, केस अकाउंट। नाउ केस अकाउंट में वापस से हमें इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है। देन इधर आ जाएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, अगर आप JF नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड JF और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, सॉरी यहाँ LF आएगा, LF यानी कि नाउ वापस से, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा कॉलम, यहाँ पे वापस से डेट, पर्टिकुलर्स, JF, देन अमाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे और देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 30,000 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड JF 30,000। डेट यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 अक्टूबर। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजेक्शन था वो था कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया वो था 3 अक्टूबर को। तो कितना, 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल 1 लाख, और यहाँ डेट आप डाल दीजिए, वही डाल देंगे हम। उसके बाद 3rd नंबर पे जो ट्रांजेक्शन किया गया है वो है कैश परचेज। नाउ कैश परचेज की आपको मन में एक एंट्री सोचनी है। एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये किधर जाएगा, बाई परचेज अकाउंट में। तो यहाँ हम कर देंगे ये एंट्री बाई परचेज, एंड यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं हम, अमाउंट हो जाएगा हमारा 50,000 रुपीज़। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट परचेज मेड ऑन क्रेडिट 1 लाख। तो इसकी कोई एंट्री हमारी कैश बुक में होगी नहीं, क्योंकि
ये केस से रिलेटेड है नहीं, ना यहाँ केस रिसीव हो रहा है और नहीं यहाँ पेमेंट हो रहा है। हाँ, जब इस क्रेडिट का पेमेंट किया जाएगा, जब भी पेमेंट किया जाएगा, अभी हमारे एग्जाम्पल में नहीं है, लेकिन जब भी इस क्रेडिट का पेमेंट किया जाएगा तब हम केस बुक में रिकॉर्ड करेंगे ना। उसके बाद फर्नीचर परचेज किया गया 10,000 का और हम ये मानते हैं कि हमने ये केस में ही परचेज किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई फर्नीचर 10,000। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमारी है वो है कैश सेल, जो कि हमने 30,000 में किया था, तो यहाँ पे 2 सेल्स आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा हमारा 30,000 रुपीज़। और उसके बाद हमने रेंट पे किया था 5,000 का, तो हमने यहाँ पे लिख देना है बाई रेंट 5,000। देखिए मैं क्या है कि बहुत आलसी हूँ, तो ये जो डेट का कॉलम है मैंने खाली छोड़ा है, आपको यहाँ डेट लिखनी है ना। अब हम इनका टोटल करते हैं तो ये निकल के आता है 50, 10, 60, 65,000 और इधर से निकल के आ जाएगा 1,60,000। तो ऑफकोर्स बैलेंस बचेगा और बैलेंस जो है इधर बचेगा कितना, 95,000। आई एम राइट? ओके, अगर मैं सही हूँ तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताइएगा कि मेरा बैलेंस सही है और आपकी तरफ से क्या निकला वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1,60,000 हमारा टोटल निकल के आएगा। दोनों का टोटल मैच होना चाहिए, इसीलिए इसे हम डबल एंट्री सिस्टम और मैचिंग कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जो है इक्वल होते हैं ना। यहाँ पे हम बैलेंस जो है निकल देंगे बाई बैलेंस CD। अब आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली 3 तो क्या बता मैंने बोल दिया ना। फर्स्ट आपको जो ये बात याद रखनी है वो ये है कि कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, यानी कि जब भी आप उसको क्लोज करोगे तो क्रेडिट साइड में आपको बाई बैलेंस CD दिखने को मिलेगा। अगर ये डेबिट साइड में आ रहा है दैट मीन्स या तो क्वेश्चन गलत है या फिर आपने सॉल्यूशन गलत कर दिया, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपने सॉल्यूशन तो गलत नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप कैश अकाउंट मेंटेन करो। दूसरा, यहाँ पे मैंने डेट नहीं लिखी है लेकिन आपको डेट लिखना है। यहाँ पे जो है LF आता है, LF मतलब कि परचेज अकाउंट का लेजर फोलियो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी रिलेटेड अकाउंट है, जैसे फर्नीचर अकाउंट का कौन सा लेजर है तो उसका नाम यहाँ पे लिख दिया जाता है। ओके, इस तरीके से ये जो है कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और आगे भी अगर हम कभी भी कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है और अब आप जो क्वेश्चन है वो करके इनको और सीख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लेते हैं डबल कॉलम पे। चलिए डबल कॉलम में हम अगली बार ही करते हैं, अभी आज का रहने देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम नाउ, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे, गुड बाय।